स्टार्ट किया था, दो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने पढ़े भी थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। आगे की जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो हम इस वीडियो में लेंगे। तो नेक्स्ट जो लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, पहले मैं इसकी स्टेटमेंट आपको बता रही जो मैंने लिखे, बाद में समझाती हूँ। इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो दे कैन मेक टू और मोर कंपाउंड्स। यही तक का मतलब समझो पहले कि दो एलिमेंट्स डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करके, डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन में कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कि जरूरी नहीं है कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके हमेशा CO2 ही बनाए, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकती है। डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करेगा, ये किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं ये किस पर डिपेंड करेगा, कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो दो एलिमेंट डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। उसके बाद आगे, इफ मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स इन दिस कंपाउंड देन द मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर सिंपल इंटीजर रेशियो। ये जो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए हैं दो एलिमेंट्स ने डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करके, उसमें उन कंपाउंड्स में अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स हो तो दूसरे एलिमेंट के मास का जो रेशियो होगा वो सिंपल इंटीजर रेशियो होगा। एग्जांपल लेते हैं, उससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी में लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके एक तो बना रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों कंपाउंड के अंदर कार्बन का एटम जो है वो 1 1 है, इसमें भी कार्बन का एक एटम और इसमें भी क्या है कार्बन का एक एटम है। अगर एटम सेम है तो कार्बन का मास भी क्या रहेगा, सेम। इसमें भी कार्बन का मास क्या है 12 ग्राम और इसमें भी कार्बन का मास क्या है 12 ग्राम। यानी कि कौन से एलिमेंट का मास फिक्स है, कार्बन का मास क्या है फिक्स है। दोनों के अंदर ही कार्बन का मास क्या है 12 ग्राम है, सेम है, फिक्स है। तो जो दूसरा एलिमेंट बच गया उसके मास का जो रेशियो आएगा वो सिंपल इंटीजर रेशियो आएगा। अब ऑक्सीजन का मास यहाँ पर देखो, एक एटम का मास है तो कितना आ जाएगा 16। यहाँ ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 32। जो दूसरा एलिमेंट है उसके मास का रेशियो क्या आ गया 1:2, सिंपल इंटीजर रेशियो। सिंपल है और इंटीजर है, इंटीजर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 2.5 2.4 2.3 ऐसे नहीं आया, सिंपल इंटीजर रेशियो ही आएगा। दोबारा से समझ लो, अगर दो एलिमेंट डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो उन कंपाउंड्स के अंदर अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा तो एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ दूसरे एलिमेंट का जो मास कंबाइन करेगा उसका जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आएगा सिंपल इंटीजर रेशियो आएगा। और समझ लो इसको दूसरे एग्जांपल के साथ, सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके SO2 गैस बना सकते हैं और SO3, दो तरह के यहाँ पर 1:2 में कंबाइन कर रहे हैं या 1:3 में कंबाइन कर रहे हैं, डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करेंगे। ये तो कंडीशन पर डिपेंड करेगा, तो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं, तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। अब ये जो कंपाउंड बनाए हैं इन्होंने दो एलिमेंट ने, उसमें अगर एक एलिमेंट के मास का मास फिक्स है तो दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो सिंपल इंटीजर आएगा। यहाँ पर देखो सल्फर का एक एटम है, इसमें भी सल्फर का क्या है एक एटम, तो सल्फर का मास इसमें भी कितना है 32 और इसमें भी सल्फर का मास कितना है 32, तो सल्फर का मास यहाँ पर क्या है फिक्स है। तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो, ऑक्सीजन के 2 एटम का मास कितना आ जाएगा 32 और यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम का मास कितना आ जाएगा 48। तो ये रेशियो क्या आ गया 2:3 आ गया। तो ये 2:3 आ गया, तो 2:3 जो है एक सिंपल इंटीजर रेशियो है। इंटीजर का मतलब कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा। बहुत ही आसान है इसको एक्सप्लेन करना, क्योंकि एटम्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकते ना। दो एलिमेंट्स के जो एटम्स आपस में रिएक्ट करेंगे वो इंटीजर में फॉर्म में ही तो रिएक्ट करेंगे, होल एटम्स ही तो रिएक्ट करेंगे। तो एटम्स जब इंटीजर में आएंगे तो मास का रेशियो भी क्या आएगा इंटीजर में ही आएगा। अब इसी तरह से देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके
नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बहुत सारे कंपाउंड बना सकती है। जैसे बन गया N2O, जैसे NO2, NO, N2O3, N2O4। ये देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड बना सकती है। यहाँ पर एक का मास हमें फिक्स करना पड़ेगा। नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। यहाँ नाइट्रोजन का 1 एटम है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन का क्या है 1 एटम है। यहाँ नाइट्रोजन के 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो या तो इनको भी नाइट्रोजन के 2 एटम कर लो, क्योंकि एक का मास तो हमें फिक्स करना ही पड़ेगा। तो एक का मास फिक्स करेंगे तो इसको पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन पूरे को मल्टीप्लाई किया है तो नाइट्रोजन के 2 एटम हो गए तो ऑक्सीजन के कितने हो गए 4, नाइट्रोजन के 2 हो गए तो ऑक्सीजन के कितने हो गए यहाँ पर 2 हो गए। तो नाइट्रोजन का मास अब 2 एटम हो गए सबके अंदर, तो नाइट्रोजन का मास कितना हो गया 2 एटम का 28। नाइट्रोजन का मास हर किसी में कितना हो गया 28, यहाँ पर भी 28 और यहाँ पर भी क्या आ गया 28 आ गया। अब ऑक्सीजन के मास का रेशियो देखेंगे हम। ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन के मास का रेशियो यहाँ पर कितना, 1 एटम है तो कितना होगा 16, यहाँ पर कितने हैं 4, तो कितना हो जाएगा 64। यहाँ पर 2 एटम है तो कितना हो जाएगा ये 32, यहाँ पर कितना हो जाएगा 48, यहाँ पर फर्दर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। वैसे NO2 की ही डायमेरिक फॉर्म है ये, तो इसको हटा दो, NO2 की ही डायमेरिक फॉर्म है ये। तो यहाँ पर देखो इसमें कितना आ गया 16, इसमें कितना आ गया 4 एटम है तो 64, इसमें कितना आ गया 32 और इसमें कितना आ गया ये 48। 1 2 3 एंड 4। ये देखो ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:2:3:4 आ गया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट ने डिफरेंट कंडीशन में रिएक्ट करके 2 से ज्यादा कंपाउंड बना दिए। उसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स किया हमने नाइट्रोजन का, तो दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो क्या आ गया सिंपल इंटीजर आ गया। ये है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 कंपाउंड का जिक्र हो रहा है, 2 एलिमेंट डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करके क्या बना रहे 2 कंपाउंड। जबकि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में क्या हो रहा था, एक ही कंपाउंड की बात चल रही थी, एक ही कंपाउंड के कंपोजिशन की बात चल रही थी। नेक्स्ट लॉ लेंगे हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। समझते हैं इसको, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इफ 2 एलिमेंट्स A एंड B, हमने 2 हाइपोथेटिकल एलिमेंट अज्यूम किए A एंड B। 2 एलिमेंट्स A एंड B कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म AB। A और B 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक AB कंपाउंड बना रहे हैं एंड दे रिएक्ट सेपरेटली विद फिक्स मास ऑफ C। ये दोनों सेपरेटली किसी फिक्स मास वाले C एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। A भी C के साथ रिएक्ट कर रहा है, B भी C के साथ रिएक्ट कर रहा है। लेकिन A और B जब सेपरेटली C के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों कंपाउंड के अंदर C का मास क्या रहेगा, दोनों के अंदर फिक्स यानी सेम रहेगा। जैसे AC बन गया, A ने C के साथ रिएक्ट किया और B ने C के साथ रिएक्ट किया तो BC बन गया। तो AC और BC में C का मास दोनों के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। टू फॉर्म कंपाउंड AC and BC, they react separately with fixed mass of C to form 2 compound AC and BC. That ratio of mass of 2 elements in these 2 compounds, इन 2 एलिमेंट के मास का रेशियो इन 2 कंपाउंड के अंदर AC और BC में A और B के मास का रेशियो कह रहा है either same or integer multiple of the ratio of mass in AB compound। एग्जांपल के साथ समझते हैं हम इसको। क्या हुआ, A और B 2 एलिमेंट है, आपस में कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं AB। यहाँ पर इनके मास का रेशियो है A और B। ये सेपरेटली किसी C एलिमेंट के साथ कंबाइन करके एक 2 अलग कंपाउंड बना रहे हैं। ये बनाएगा AC और ये क्या बनाएगा BC। A और B सेपरेटली C एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं और लेकिन वहां पर C का मास दोनों के अंदर क्या रहेगा, फिक्स सेम रहेगा। C का जो मास AC में है वही C का मास क्या है BC में। अगर A और B सेपरेटली किसी फिक्स मास वाले C एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके जो 2 कंपाउंड बना रहे हैं उनमें अब क्या कह रहा है,
अंदर इनके मास का जो रेशियो है, ए और बी के मास का जो रेशियो है, यहां से मास कितना आ गया ए और यहां से मास कितना आ गया बी, इन दो कंपाउंड में ए और बी के मास का जो रेशियो है, वो रेशियो या तो जब ये आपस में कंबाइन करके जो ए बी कंपाउंड बना रहे थे उसमें इनके मास का जो रेशियो है उसके या तो सेम रहेगा या इंटीजर मल्टीपल में रहेगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म H2O. Hydrogen and oxygen combine to form H2O. They react with C element. They react with carbon element. When hydrogen react with carbon element, then form CH4. When oxygen react with carbon element, then form CO2. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट लिए हमने, आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं H2O। हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके बना रहा है मीथेन और ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके बना रहा है CO2। तो ये जो दो अलग अलग कंपाउंड बने हैं इनमें अब हम रेशियो निकालते हैं। यहाँ पर कार्बन का तो क्या है, एटम सेम है, एक एटम इसमें एक एटम इसमें, तो यहाँ पर कार्बन का मास कितना है 12, यहाँ पर भी कितना है 12, तो कार्बन का मास तो ऑलरेडी क्या है फिक्स। अब हाइड्रोजन का मास यहाँ कितना है 4 इसमें, और इसमें ऑक्सीजन का मास कितना है 32। तो इन डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर इन एलिमेंट्स के मास का रेशियो क्या आ गया 4:32। अब यहाँ पर आ जाओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या आ जाएगा 2:16। तो अब इस रेशियो को इस रेशियो के साथ कंपैरिजन करो, या तो ये रेशियो क्या आएगा सेम इसके, या फिर क्या आएगा किसी इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में। इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में आया है ना ये, अगर इसको पूरे को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये यही आ जाएगा ना, या तो सेम आएगा या फिर क्या आएगा इंटीजर मल्टीपल फॉर्म। इंटीजर है 2, इसके मल्टीपल की फॉर्म में आ गया। एक और एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमने ले लिया कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा दी हमने। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं CO2। अब ये रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं CH4, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं H2O। अब की बार हमने जो दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन लिया, आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहे हैं CO2। अब जो थर्ड एलिमेंट है वो कौन सा ले लिया हमने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके CH4 बना रहा है और ये H2O बना रहा है। पर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो थर्ड एलिमेंट है उसका मास फिक्स करना पड़ेगा। इस CH4 में हाइड्रोजन का मास है 4 और इस H2O में हाइड्रोजन का मास क्या है 2, क्योंकि सिर्फ 4 एटम है, एक एटम का मास 1 होता है, तो हाइड्रोजन का मास यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना होगा 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस थर्ड एलिमेंट का मास यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2H2O लिख दूं मैं इसको। तो हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए 4, ऑक्सीजन के कितने हो गए 2। तो हाइड्रोजन का मास यहाँ पर भी कितना हो गया 4 और यहाँ पर भी कितना हो गया 4। अब कार्बन का मास यहाँ पर कितना है 16। ऑक्सीजन का मास, दो एटम का मास यहाँ पर कितना हो जाएगा 32। यानी कि CH4 और 2H2O में कार्बन और हमारे पास ऑक्सीजन के मास का रेशियो आ गया 12, एक सेकेंड, कार्बन का है 12, सॉरी कार्बन का कितना होता है 12, तो कितना आ गया ये 12:32। दो एटम है ना, दो ले हैं, तो 12:32 आ गया। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या आएगा 12:32। क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में कंबाइन करके जो CO2 बनाया उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 12:32 है। अब कार्बन हाइड्रोजन के साथ CH4 बना रही है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ H2O बना रहा है। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन का मास फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 एटम है तो यहाँ पर भी 4 करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाइड्रोजन के एटम 4 हो गए, ऑक्सीजन के भी 4 हो गए। यहाँ पर कार्बन का एक एटम है तो मास कितना आ गया 12, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स है तो मास कितना आ गया 32। तो इन डिफरेंट कंपाउंड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या आ गया 12:32 और CO2 में 12:32। तो डिफरेंटली रिएक्ट करके जो डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे उसमें इन एलिमेंट्स के मास का रेशियो या तो वही आएगा जो ये आपस में रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाते हैं, या फिर इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में आएगा। तो ये थे हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इनके जो न्यूमेरिकल है मैं कल आपको सेंड कर दूंगी, ये न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने हैं।